डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पर लोन रिकवरी के मामलों का बोझ घटाने के मकसद से केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से कहा है कि 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के छोटे मामले बैंक हेयर कट लेकर वन टाइम सेटलमेंट करें। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि भाई 1 करोड़ रुपए तक के जो लोन हैं इसमें बैंक अपने आप डिसाइड करे कि वन टाइम सेटलमेंट में वो कितनी छूट दे सकता है, हेयर कट ले यानी कि उतना नुकसान सह ले। ऐसा क्यों करे? ताकि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में बड़े मामलों पर सुनवाई को तरजीह मिल सके। सर, क्यों कर रही है सरकार ऐसा? खुद ही कह रही है सरकारी बैंकों से भैया लोन वन टाइम सेटलमेंट। ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम के कई सारे बड़े असर होंगे बैंकों के ऊपर। हुआ ये है कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, ये वो ट्रिब्यूनल्स हैं जिन्हें बैंक अपने कर्जों को वसूली के लिए दे देते हैं। बैंक जिन कर्जों को नहीं वसूल पाते, जिनके लिए वो अपने खातों में प्रोविजनिंग कर देते हैं, यानी उनका नुकसान सह लेते हैं और सहकर नुकसान अपने खातों में लगा देते हैं, उसे वसूली के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को दिया जाता है। ये लगभग एक किस्म से जो बैड बैंक है उनके सहोदर हैं, उन्हीं के जैसा काम करते हैं। जो बैड बैंक करता है उसी तरीके का काम करते हैं। इन ट्रिब्यूनल्स के पास ये जिम्मेदारी होती है कि उसे वसूलें और वसूलने के बाद जो रकम मिले उसे बैंकों को वापस करें। ट्रिब्यूनल उस काम काज की अपनी एक फीस लेता है। इस समय यह माना जा रहा है कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भारत में हैं, जो कर्ज की रिकवरी के लिए कर्ज वसूली के अधिकरण जिनको हिंदी में कहा जाता है, उनके पास 72 से 74% ऐसे मामले हैं जो 20 लाख से 1 करोड़ के हैं। अभी किन के मामले हो सकते हैं? ये मामले इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं, ये मामले छोटी कंपनियों के हो सकते हैं, ये मामले ट्रेडर्स के हो सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तक की सीमा के कर्ज इसी तरीके के कारोबारों से जुड़े हैं। इसके बाद तो फिर बड़े मामले आ जाते हैं जो बड़े कॉमर्शियल लोन के मामले होते हैं। सरकार का ये कहना, वित्त मंत्रालय का बैंकों से कहना है कि 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले वो खुद सेटल करें। इसको OTS कहते हैं। वन टाइम सेटलमेंट के प्रोसेस में बैंक को ये डिसाइड करना होगा कि उसमें कितना नुकसान उठा सकता है। सरकार की तरफ से कहा गया कि आप हेयर कट लीजिए, यानी अपना नुकसान उठाइए, लेकिन इन्हें तत्काल ख़त्म कर दीजिए। ये किस्म की लोन माफ़ी जैसी है। हाल फिलहाल में एक किस्म की लोन माफ़ी है जिसमें बैंक अपना नुकसान उठाएंगे और इन कर्जों का पुनर्गठन करेंगे या इनका वन टाइम सेटलमेंट करके एक बार में इन्हें ख़त्म कर देंगे। इस बात का संकेत दिया गया है। सर, बैंकों की सेहत पर इससे क्या असर पड़ेगा? अगर बैंकों से ये कहा जाएगा कि आप कुछ कम कर्ज ले लीजिए, हेयर कट ले लीजिए, तो उनकी सेहत पर क्या असर? बैंकों की सेहत पर अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो असर इसलिए नहीं क्योंकि बैंक इसके लिए प्रोविजनिंग कर चुके हैं, लेकिन अगर माने कि इनकी वसूली से पैसा मिलने वाला था तो बैंकों को नुकसान होगा। बैंकों को तो नुकसान उठाना पड़ेगा। हम पुराने आंकड़े देख रहे थे, 2020 में जो केस डिस्पोज हुए थे, जो केस DRT के जरिए निपटाए गए थे, उनकी संख्या 5772 थी और उनमें बैंकों को करीब 6895 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई थी। ये पता नहीं कि उसमें कितनी परसेंट थी, लेकिन आमतौर पर DRT से होने वाली रिकवरीज कम है और बैंकों को काफ़ी बड़े हेयर कट लेने पड़ते हैं। जैसे IBC में बैंकों को 80 से 90% तक का हेयर कट लेना पड़ा है कई सारे बड़े मामलों में, जहां 80% उनकी पूंजी चली गई है। उसके बाद हुआ है 2021 में बैंकों ने जितने केस डिस्पोज किए, DRT ने करीब 4300 केस डिस्पोज किए थे, उनमें से 4000 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई थी। ये वो लोन जो आमतौर पर बैंक की रिकवरी प्रक्रिया से में नहीं पूरे हो पाते हैं, उसमें अधिकतम मामलों में वसूली की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। तो ये तो मान के चलें कि बैंकों को नुकसान इसमें होगा, बैंकों को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ये सरकार चाहती कि छोटी लोन के मामले, 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज के मामले एक टाइम की चर्चा में सेटल कर दिए जाएं और DRT के पास से उन्हें निकाल लिया जाए। ये भी सही कहा अंशुमान जी ने, लोन माफ़ी जैसा है। पहले बैंकों ने कर्ज दिया, कर्ज लेने वालों ने कर्ज नहीं चुकाया, अब सरकार कह रही है कोई बात नहीं, कम दे रहे हैं तो कम ही लेके यार ख़त्म करो मामला। तो सोचिए इससे नुकसान किसको है? एक तो उन निवेशकों को जिन्होंने उन बैंकों के शेयर ले रखे हैं, सरकारी बैंकों के, और दूसरा उन टैक्स पेयर्स को जिनके पैसों से ये बैंक रिकैपिटलाइज किए जाते हैं, इनको पूंजी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि RBI को बैंकों में किसी बात का डर है। अंशुमान जी ने बताया था कि किन चीज़ों का डर हो सकता है। अनसिक्योर्ड लोन का डर हो सकता है, बैंकों के कामकाज में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये डर हो सकता है। कल RBI गवर्नर का एक बयान और आया और उन्होंने बैंकों में ये जो डर है इसकी जिम्मेदारी डाली है निजी बैंकों पे। सर, क्या कहा है? निजी बैंकों के मामले में रिजर्व बैंक को लेकर रिजर्व बैंक को काफ़ी आशंकाएं लग रही हैं। जैसे रिजर्व बैंक ने कल कहा कि बैंक कुछ छिपा रहे हैं। बैंक अगर अपने रेगुलेटर से कुछ छिपा रहे हैं तो खतरनाक बात है। बैंक छिपा क्या रहे हैं? छिपाए रहे कि बहुत सारे ऐसे कर्ज हैं जो उनकी बैलेंस शीट में छिपे हुए हैं, दबे हुए हैं, जिन्हें नहीं बताया जा रहा, जो भविष्य में NPA हो सकते हैं और बैंक के लिए और बैंकिंग व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं, खतरा बन सकते हैं। इनमें बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन हो गए। लेकिन अब बैंकों का रिजर्व बैंक गवर्नर ने थोड़ा सख्त रुख लेते हुए ये बयान भी दिया है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंकों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं
उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में जिम्मेदारी निभानी होगी। अब ये मामला केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि बैंकों के भीतर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, इसके बारे में बैंकों के बोर्ड को सारी जानकारी होती है। हमने भारत में इस बैंक और कई सारे बैंकों के मामले में ये देखा था। तो धीमे धीमे रिजर्व बैंक ये कहने की कोशिश कर रहा है, नंबर एक, भारतीय बैंकों के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। दूसरी चीज़ है, उनके पास कुछ ऐसे अंधेरे कोने हैं जहाँ कोई बड़ा जोखिम छिपा बैठा हो सकता है जिसे नहीं बताया जा रहा है। और तीसरी बात ये कि इस सच को छिपाने में बैंकों के बोर्ड और बैंकों के जो प्रबंधन तंत्र है वो शायद मदद कर रहा है, इस सच को बाहर लाने में नहीं दे रहा है। याद कीजिए, अमेरिका के 3 जो बड़े बैंक अभी आपके सामने डूबे, उनमें लगभग ऐसी स्थिति थी। बोर्ड को पता था लेकिन बोर्ड ने नहीं बताया, रेगुलेटर्स को पता था पर रेगुलेटर्स की बात बोर्ड ने नहीं सुनी। 2 बड़ी रिपोर्ट्स पूरी दुनिया के सामने हैं अमेरिका के बैंकों के बारे में, एक फेडरल रिजर्व की और एक अमेरिका के अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की, जिसमें विस्तार से बताया गया कि बैंकों के प्रबंधन ने कैसे बैंक के भीतर जो चल रहा था उसे छिपाया और बाद में बैंक संकट में फंस गया। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों का निजीकरण पहले से तय समय पर ही होगा। सोमवार को बैंकों के निजीकरण पर पूछे एक सवाल में उन्होंने जवाब दिया कि बैंकों को निजीकरण के लिए तय की गई सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने 2021-22 में पेश हुए बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात कही थी, लेकिन इसके बाद 2 और बजट पेश हो गए हैं, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है। निजीकरण की सरकार कहीं आगे बढ़ नहीं पाई है। सर, इस समय उनके बयान का मतलब? वित्त मंत्री फिर ये संकेत देने की कोशिश कर रही हैं कि प्रमुख जो भारत का जो सबसे बड़ा सुधार था, जो मोदी सरकार का 9 साल पूरे हुए हैं, और ये सवाल बराबर कई जगह चर्चा में हो रहा है कि सरकारी कंपनियों के, सरकारी बैंकों के निजीकरण का आखिर क्या हुआ। इतना बड़ा 6 लाख करोड़ रुपए का एसेट मॉनेटाइजेशन कार्यक्रम था, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम था, सरकार इस कार्यक्रम पर में बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकी। तो शायद ये बयान इस संदर्भ में है कि जो कार्यक्रम लागू किया गया, जो तय किया गया था, उसे अपनी निर्धारित सीमा में लागू किया जाएगा। हालांकि सीमा का पता नहीं है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। एक बैंक जिसे बिक जाना ही चाहिए था, क्योंकि वो कमिटमेंट था सरकार का, LIC का डाइवेस्टमेंट करते समय, उसका इक्विटी लाते समय कि IDBI बैंक की बिक्री हो जाएगी, वो भी पिछले 1 साल से नहीं हुई है। फिलहाल वित्त मंत्री का बयान एक तरफ है, पर सच्चाई है कि सरकार इसके लिए जो बिल लाना चाहती थी, जो विधेयक लाना चाहती थी, जो तैयारियां करना चाहती थी सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए, उनमें भी कुछ खास कहीं कोई प्रगति दिखाई नहीं दी है।